रहमान रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चंद साल पहले जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो एक साहब का शाम के वक्त किसी रेफरेंस से कॉल आई कि जी आपसे मिलना है और बहुत अर्जेंट है। मैंने कहा जी आप घर आ जाएं। शाम को जब वो घर तशरीफ़ लाए तो माशाल्लाह इतनी लंबी ब्लैक दाढ़ी, पुरनूर चेहरा, और मुझे कहते हैं कि जी हम ना शहर से बाहर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी जो प्रोडक्ट है जो मैंने आपसे बनानी है हमने उससे, और आपसे कुछ मशवरा करना। खैर वो अपनी सारी डिटेल जो डिस्कशन थी वो करते रहे। जब वो उठ के जाने लगे तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी आप कितने पार्टनर्स हैं? कहते हैं जी हम 7 पार्टनर्स हैं। मैंने कहा मेरा मशवरा आपको ये है कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिएगा और उसके अंदर जो जिस इन्वेस्टर की जितनी शेयर है उसके मुताबिक उसके शेयर अलॉट करके काम कीजिएगा। मुझे कहते हो नहीं नहीं आमिर साहब, यार हम सारे बचपन के दोस्त हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। अभी कुछ साल 2 साल पहले उन साहब से दोबारा मुलाकात हुई, ऑफिस तशरीफ़ लाया, दाढ़ी तकरीबन सफ़ेद हो चुकी हुई थी, इंतहाई परेशान। मुझे कहते हैं कि जी हमारा कारोबार बहुत अच्छा चला था, साल 2 साल में हम 1 अरब से ज़्यादा की सेल पे पहुंच गए थे, लेकिन फिर कुछ अर्से बाद हमारी सेल जो है वो यकदम गिरनी शुरू हो गई। जब हमने डीप डिग किया तो पता ये चला कि जो हमारे पार्टनर सेल को देखते थे उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में सिमिलर प्रोजेक्ट लगा लिया हुआ है और अब वो ज़्यादातर सेल वहाँ से करते हैं। जब सारे पार्टनर्स के सारे मामलात ज़रा डिटेल से देखे गए तो बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं वो कोई बहुत सारा करोड़ों रुपए कैश लेके चला गया हुआ है और किसी ने जो है वो मार्केट से माल उठाया हुआ है और उसकी पेमेंट नहीं की हुई। कहता है जब हमने डिटेल डिग इन किया तो लास्ट स्टेप जो चंद दिन पहले हुआ है वो ये हुआ है कि जो हमारी लैंड थी उसके ऊपर जिस बंदे के नाम थी उसने फैक्ट्री पे कब्ज़ा कर लिया हुआ है और हम सब का वहाँ पे दाखिला मना कर दिया। मैंने कहा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिएगा। कहते हैं जी ना सिर्फ आपने ये सजेस्ट किया था बल्कि आपने ये भी कहा था कि लैंड कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र करवाइएगा और फिर वहाँ पे बिल्डिंग और मशीनरी लगाइएगा। कहते हैं जी हमने वो नहीं किया और आज मैं तकरीबन ज़ीरो के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और बाकी सारे लोग जो हैं वो सारे बिज़नेस को लपेट के ले गए हुए हैं। मैं कुछ अर्सा पहले एक चंद वीडियोज़ मेरे नज़र से गुजरी कि जी कंपनी बनाने के इतने ज़्यादा नुकसान, 20-25 नुकसान, कंपनी बिल्कुल मत बनाइएगा। तो आई थॉट कि इसके ऊपर एक सीरियस सेशन कंडक्ट करना चाहिए जिसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप एक बिज़नेस शुरू करते हैं और पर्टिकुलरली उस वक्त जब आप 1 से ज़्यादा लोग हों, बेशक 2 हों या जितने भी लोग हों, तो आपको अपने लीगल स्ट्रक्चर को किस तरह से लेके चलना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये देखें कि किसी भी चीज़ का डिसीजन जो है वो इस चीज़ पे किया जाता है कि इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। आप इंडिविजुअल के तौर पे भी काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप के तौर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ही क्यों बनानी चाहिए? अगर कंपनी बनाने का फ़ायदा ज़्यादा है और कॉस्ट या नुकसान तो नहीं मैं कह सकता, कॉस्ट कम है, तो फिर आप कंपनी क्यों नहीं बनाएंगे और अपने आप को सिक्योर क्यों नहीं करेंगे? कॉस्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सारे टेक्निकल चीज़ें हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि कंपनी जो है वो एक लिमिटेड लायबिलिटी के साथ एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, लीगल एंटिटी होती है जो कि एक व्हील क्रिएट करती है अपने शेयर होल्डर के दरमियान और अपने दरमियान। आमिर रशीद प्राइवेट लिमिटेड आमिर रशीद राशिद से एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये है कि जो शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो उस इन्वेस्टमेंट तक उसके अंदर है जो उसने कंपनी के शेयर्स के अंदर की है। उसकी पर्सनल वेल्थ वो जितनी भी हो, अगर खुदा ना खास्ता कंपनी को नुकसान होता है किसी भी वजह से तो उसकी पर्सनल वेल्थ हर्ट नहीं होती। उसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि आपको बिज़नेस के लिए फर्दर कैपिटल की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है तो उसको आप पब्लिक लिमिटेड करवा सकते हैं और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा के जनरल पब्लिक से भी आप जो पैसे हैं वो जनरेट कर सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन और लीगल पर्सनैलिटी कंपनी की एग्जिस्ट करती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी एक शेयर होल्डर खुदा न खास्ता फौत हो जाए, इनसॉल्वेंट हो जाए, रिटायर हो जाए तो कंपनी एग्जिस्ट करती रहती है। उसके शेयर्स उसकी लीगल इनहेरिटेंस में चले जाएंगे या किसी और तरह से सेल परचेज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। कंपनी अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, व्हीकल्स ओन कर सकती है,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकती है। इसके अलावा मर्जर, एक्विजिशन, सक्सेशन प्लानिंग, ये सारा कुछ आप कंपनी के अंदर कर सकते हैं जो आपको मुश्किल पेश आती है इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के केस में। उसके बाद एनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी है। आप बिजनेस कर रहे हैं इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, या आपके वॉल्यूम्स एक ख़ास हद से ज़्यादा जैसे ही इंक्रीज़ होते हैं तो हर स्टेक होल्डर, चाहे वो आपका बिज़नेस पार्टनर हो, आपका वेंडर हो या आपका कस्टमर हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो मैंडेटरी है। फिर अगर आप बैंकिंग करते हैं तो वो फौरी तौर पे कहेगा जी आप एक प्राइवेट लिमिटेड या एक कंपनी बना के हमारे पास आएँ और बाकी काम आप उसके अंदर करें, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। उसके ऑडिट होता है, वो रेगुलेट होती है। यही वो थोड़ी सी कॉस्ट है जिसको लोग उसका डीमेरिट बना के पेश करते हैं कि जी वो उसका ऑडिट होगा, उसकी कंप्लायंस होगी। अगर लाख 2 लाख सब्जेक्ट टू द साइज़ ऑफ द कंपनी उसकी एनुअल कॉर्पोरेट कंप्लायंस की SECP की फ़ीसें हैं और साइज़ ऑफ द कंपनी के मुताबिक, सेल टर्नओवर के मुताबिक अगर उसकी एक ऑडिट फ़ीस है, तो आप ये देखें कि आप कंफर्टेबल कितने हैं। एक थर्ड पार्टी आपको इदारा रेगुलेट कर रहा है, SECP, आपके इस वक्त CDC में शेयर्स रजिस्टर होते हैं, आपका एक थर्ड पार्टी आके आपका ऑडिट करती है और मुकम्मल रिपोर्ट देती है। और ऑडिट आजकल एक कॉम्प्लिकेटेड और रेगुलेटेड इंतहाई चीज़ है जिसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड की जाती है और शेयर होल्डर को उससे बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो जो एनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी है उसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप गवर्नमेंट के टेंडर्स में आपको फ़ायदा होता है, मल्टीनेशनल कंपनियां आपके साथ काम करने के लिए तैयार होती हैं, बैंकिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप कोई प्रोक्योरमेंट या लोकल टेंडर्स में है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें तो आपको फॉर्मल बैंकिंग के अंदर एक्सेस मिलती है, बैंक बड़ा कंफर्टेबली आपके साथ काम करता है। स्टेट बैंक की जो रेगुलेशंस हैं वहाँ पे भी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। आपने लोन्स, ओवरड्राफ्ट्स लेने हैं, वहाँ पे आपको फ़ायदा है। वेंचर कैपिटल फर्म्स, यानी आप एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए भी इन्वेस्टमेंट सीख कर सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी आप यहाँ पे सीख कर सकते हैं, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर जो शेयर्स हैं उसके अंदर वो आप इशू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए, बाहर के किसी मुल्क के इन्वेस्टर के साथ आपने काम करना है, तो तकरीबन कंपनी की फॉर्म में ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो कंफर्टेबल ही नहीं होते। हम टैक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंपनी जो है वो डे 1 से विद होल्डिंग एजेंट है, जो कंपनी का एक छोटा सा डीमेरिट है। कंपनी डे 1 से अगर विद होल्डिंग एजेंट है तो ऑन द अदर हैंड जो कंपनी के अपने टैक्स डिडक्ट किए जाते हैं, ख़ास तौर पे सर्विसेज के केस में अगर आप इंडिविजुअल या OAP हैं तो आपका 11-12% टैक्स डिडक्ट होता है। अगर वही सर्विसेज कंपनी दे रही है तो वो 4-4.5 या 7-8% टैक्स डिडक्ट होता है। तो ये इतना बड़ा मार्जिन नहीं है कि आप अपने आप को रिस्क में डाल सकें। मिनिमम टैक्स है जो 1.25% ऑफ द टर्नओवर है, फिर मुख्तलिफ सर्विसेज के ऊपर मुख्तलिफ है। सर्विसेज के केस में तो आपके ऊपर जितना सर्विसेज के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो गया, वो आप अगर इंडिविजुअल और AOP हैं, पार्टनरशिप हैं, तो वो आपका मिनिमम टैक्स है। कंपनी के केस में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है जो 1.25% ऑफ द टर्नओवर है, इंडिविजुअल और AOP जब 10 करोड़ के टर्नओवर से नीचे होते हैं तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब आ जाते हैं फाइन्स के अंदर। कहा यह जाता है कि कंपनी का रेट 30% है और जो इंडिविजुअल और AOP हैं उनका रेट जो है वो 45% है। तो ये बात याद रखें, ये जो टैक्स की मशीनरी है उन्होंने इस रेट को ऑलमोस्ट सेम रखा हुआ है। कंपनी अपने प्रॉफिट के ऊपर जो नॉर्मल टैक्स है वो 29% देती है, ऑलमोस्ट 30%। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट तकसीम करेगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो वो 15 से 20% तक उसके ऊपर डिविडेंड के ऊपर टैक्स का रेट है। और इंडिविजुअल और AOP के केस में वो रेट ऑलमोस्ट जो है वो ऑलरेडी जो है वो 45% की ब्रैकेट में है। जब 1 करोड़ से इनकम किसी की भी एक्सीड करेगी तो वहाँ पे उसका जो रेट है वो 10% का और सरचार्ज आज की डेट में जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो टैक्स के स्ट्रक्चर में सिवाय एक छोटी सी विद होल्डिंग इम्प्लीकेशन के दोनों जो सेटअप्स हैं वो ऑलमोस्ट बराबर हैं। और फिर इसके साथ कॉरपोरेट कंप्लायंस है, आपको SECP को रेगुलर कंप्लाई करना पड़ता है। तो आपके ऊपर एक आई वॉच भी होता है जिसमें इन्वेस्टर जो है वो कंफर्टेबल फील करता है। कंपनी के केस में ख़ास तौर पे वो जो ग्रोइंग कंपनीज़ हैं वहाँ पे पूरी दुनिया में तो ये बहुत बड़ा सेटअप है कि आप एम्प्लॉयज़ को कुछ एक सेगमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ़र कर देते हैं।
उस केस में एम्प्लॉयज़ बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं और वो अपनी कंपनी की ओनरशिप को महसूस करते हुए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और कंपनी को नेक्स्ट जो है हाइट्स तक लेके जाते हैं। इसमें कंपनी की केस में एक और आपने अभी वेरी रिसेंटली भी एग्जांपल सुनी होगी कि एक पाकिस्तानी टेक कंपनी को 1.7 बिलियन डॉलर में ख़रीदा गया। तो अगर आप कंपनी होंगे तो आपको इस तरह से, और अगर आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आपकी कंपनी को बाय भी कर सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिकग्निशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट्स आपके इंपोर्ट के केस में खुल जाते हैं। WTO के जो कंप्लायंस है वो कंपैरेटिवली आसान है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं तो कस्टम आपका आसान हो जाता है। इन नटशेल में आपको ये कह सकता हूँ कि आप अगर एक बिज़नेस को थोड़े से साइज़ से, अब जैसे ही आपका बिज़नेस ऊपर जाता है आपको यकीनन इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि आप अपने बिज़नेस को लीगल एंटिटी कंपनी की केस में कन्वर्ट कर लें और कंपनी के बेनिफिट्स को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टैक्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स।